We welcome Amita Sen Gupta. Hello, Amita. Thank you, sir. Congratulations for your brilliant performance in the CBSE board examination. Thank you, sir. And we are feeling proud to invite you here to discuss your preparation for your board examination, especially regarding social sciences. Hello, everyone. Myself, Amita Sen Gupta. I gave my 10th board exams in February and March 2020. My aggregate percentage was 98.4%. I scored 97 in English and Science, 98 in Sanskrit, and 100 in Social Science and Maths. Brilliant performance by Amita Sen Gupta in AISSE 2020. 2020 के CBSE बोर्ड एग्जाम में अमिता सेन गुप्ता का ये ब्रिलियंट परफॉर्मेंस माना जाएगा। 98% प्लस एग्रीगेट लाना इट्स मैटर ऑफ प्राइड। हम आपको एक बार फिर से बधाई देते हैं इस अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू सर। और चर्चा की शुरुआत भी हम लोग करते हैं। उम्मीद है हम और आप सोशल साइंस के बारे में जो भी बात करेंगे उससे बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को काफी लाभ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में। तो शुरू करें बातचीत। यस सर। ओके, सोशल साइंस में आपका झुकाव पहले से था या क्लास 10 बोर्ड के प्रेशर ने आपको सोशल साइंस को इतने अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए फोर्स किया कि आप फुल मार्क ला सके? सर, सोशल साइंस पहले से ही मुझे अच्छा लगता था, पर 10th बोर्ड्स और उसका तो एक अलग इम्पोर्टेंस रहता ही है, तो इसीलिए 9th तक भी मुझे अच्छा लगता था और मैं पढ़ती थी, पर 10th में आई वुड से कि मैं और ज़्यादा उस पर फोकस करने लगी। इसमें क्योंकि 4 पार्ट्स होती हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, और ये चारों ही हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती है, तो इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, इसीलिए ये और आसान हो गया मेरे लिए पढ़ने के लिए। और बट जैसे मैं 10th में आई तो बोर्ड्स आने वाला था और बोर्ड्स का हमेशा ये इम्पोर्टेंस बहुत होता है, इसीलिए उस पर फोकस थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया। अमिता, आप ये कहना चाहते हैं कि सोशल साइंस के जो 4 पार्ट हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन चारों को आपने किसी न किसी रूप में देखा कि आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये धीरे धीरे आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता गया और इसको आप तेजी से समझने भी लगी और फॉलो भी करने लगी। यही बात रही? यस सर। इसका मतलब है कि सोशल साइंस के, जैसा अमिता ने कहा, कि चारों पार्ट्स को, चाहे किसी भी टॉपिक को आप पढ़िए, उसको आप पाएंगे कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। और जब आप ऐसा महसूस करके पाएंगे तो आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या जिसको लोग मानते हैं सोशल साइंस में, वो है रटना। तो ये रटने की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी क्योंकि आपकी भाषा अच्छी है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, आपकी भाषा अच्छी है और आपकी भाषा अच्छी है, आपके पास जानकारी है, तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग दूसरे सवाल पर आते हैं और वो ये है कि आपकी नजर में प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं? प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से आपने क्या सीखा? प्री बोर्ड एग्जाम के बाद उस एग्जाम के चलते आपको अपने प्रिपरेशन का प्लान बनाने में कितना मदद मिला? यस सर। तो मुझे लगता है कि प्री बोर्ड्स एक आई ओपनर की तरह होता है और प्री बोर्ड्स के बाद पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है। तो मेरा जब प्री बोर्ड्स हुआ था तो उसके बाद पेपर देख के मुझे समझ आया कि कौन से चैप्टर्स में मेरी अच्छी तैयारी नहीं है। तो प्री बोर्ड्स के बाद मैंने पहले उन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग थे उनको रिवाइज किया और तब फिर मैंने अपना उसी के अकॉर्डिंग प्लान बनाया और फिर उसको फॉलो किया। तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस से हमें हमारी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है और इससे हमारे स्कोर में इंप्रूवमेंट आता है।
अमिता, थोड़ा डिटेल में बताइए कि प्री बोर्ड से बोर्ड एग्जाम के बीच में आपने प्रैक्टिस का कौन सा मेथड फॉलो किया, कैसे किया आपने? सो सर, जैसे हम लोग अगर बुक की बात करें तो बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट, और एनसीईआरटी के बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम लोग ये रेफरेंस बुक ले लें या वो वाला रेफरेंस बुक ले लें, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी पे ही स्टिक करिए और एनसीईआरटी लेटेस्ट एडिशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि सोशल में जैसे इको और ज्योग्राफी वगैरह में कोई कोई इन्फॉर्मेशन रहता है जो शायद पुराने एडिशन में कुछ अलग दिया हो, तो इसीलिए लेटेस्ट एडिशन रेफर करना बहुत ज़रूरी है। अमिता ने यहाँ एक बहुत अच्छी बात ये रखी कि लेटेस्ट एडिशन को ही फॉलो किया जाए एनसीईआरटी के, और वो इसलिए कि कई ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जो पुराने एडिशन के कंपैरिजन में नए एडिशन में बदल गए होते हैं, तो वहां पे हमें आसानी हो जाती है, हमारा डाटा करेक्ट रहता है, वहां हमारा इंफॉर्मेशन करेक्ट रहता है, वहां लेटेस्ट रहता है, अपडेटेड रहता है। ये बहुत सही बात है। अमिता, ये तो हो गया कि किस बुक को रेफर किया जाए। अब आप ये बताइए कि प्री बोर्ड के बाद और बोर्ड एग्जाम तक आपने प्रैक्टिस किस तरह से किया, रिवीजन प्रैक्टिस कैसे किया आपने? तो मैं पर्सनली सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करती थी। तो हिस्ट्री के हर चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन एकदम थॉरली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी लाइन से या किसी भी पैराग्राफ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ऐसे ही सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए भी एकदम थॉरली बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ पढ़ते वक्त आप हर पैराग्राफ से एक या दो क्वेश्चंस फ्रेम कर लीजिए जो आपको लगता है कि पूछे जा सकते हैं। तो इससे जब आप बाद में उसको रिवाइज करेंगे तो आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एकदम हर तरह के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। आपने प्रैक्टिस के दौरान सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन को ज्यादा बनाया या प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को ज्यादा बनाया, और उससे आपको फायदा क्या हुआ? सर, मुझे ऐसा लगता है कि सैम्पल पेपर और प्रीवियस पेपर दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो सैम्पल पेपर्स आपको जो लेटेस्ट पैटर्न है उसकी अच्छी प्रैक्टिस करवा देती है, और प्रीवियस ईयर्स पेपर से आप ये समझ पाएंगे कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसी रहती है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अमिता ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को रखा है। सीबीएसई सैंपल पेपर से पैटर्न का पता चलेगा और प्रीवियस ईयर पेपर से डिफिकल्टी लेवल का पता चलता है। यह जरूरी बात है। प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के बीच में जब ये प्रैक्टिस करती थी, रिवीजन करती थी, पढ़ते पढ़ते मन थक जाता था, तो वैसे समय में इनके पेरेंट्स से इनका क्या एक्सपेक्टेशन रहता था और इनको कितनी मदद मिलती थी और वो मदद कितनी इंपॉर्टेंट थी? बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस और प्रेशर पहले से ही बहुत होता है, और जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स पास आने लगती है ये प्रेशर या स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी मैं पढ़ती थी या ब्रेक लेती थी, कुछ भी होता था, मेरे पेरेंट्स और मेरे भैया वो हमेशा ये इंश्योर करते थे कि मैं कभी ज़्यादा स्ट्रेस्ड अप ना हो, क्योंकि पढ़ाई के लिए स्ट्रेस लेवल मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो हमेशा घर का माहौल एकदम लाइट रखने की कोशिश करते थे ताकि मैं पढ़ाई पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाऊँ। इसलिए जो भी मेरा परफॉर्मेंस रहा उसमें उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स और फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स और फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, खास करके जैसे जैसे हमारे एग्जाम्स नज़दीक आते हैं वैसे वैसे हमें उनके सपोर्ट की ज़रूरत महसूस होती है। एक और बात हम लोग अमिता से जानने की कोशिश करेंगे कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते समय ये किस तरह से अपने दिनचर्या यानी डेली रूटीन को मेंटेन करती थी। तो रूटीन में खाना और सोना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो खाने में इन सब समय में आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस वगैरह में रहते हैं, तो खाने में अगर आपको आपकी मनपसंद चीज़ें मिली तो उससे आपका मूड थोड़ा और लाइटन हो जाता है, तो आप और अच्छे से
फोकस कर पाते हैं। तो मेरी मम्मी हमेशा ये इंश्योर करती थी कि जो मेरे पसंद के खाने हैं वो बनाने की कोशिश करे और मैं टाइम से सो जाऊँ, और 7 to 8 आवर्स या 6 to 7 आवर्स स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली अगर आप सोशल साइंस की बात करें तो उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में रिटेन करने की ज़रूरत होती है। तो अगर नींद अच्छे से ना हो तो वो चीज़ भी हैम्पर हो सकती है। और इसके अलावा आपका स्टडी रूम कैसा है, और ये इंश्योर करना कि कोई भी आपके रूम में फ्रीक्वेंटली ना आए, तो इन सब का ख्याल मेरी मम्मी हमेशा बहुत रखती थी, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाई। आप जिस जगह पर भी अपने घर में पढ़ाई करते हैं वहां पे फ्रीक्वेंट मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होता है तो आपका ध्यान बंटता है और पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। दूसरी बात है कि आपका पढ़ाई के साथ साथ सही और संतुलित अगर भोजन मिले और वो भी आपके टेस्ट का मिले, जो चीजें आपको पसंद है वो मिले, तो अच्छी बात है। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अमिता ने अपनी हॉबीज को कैसे मैनेज किया और उन हॉबीज को कैसे यूटिलाइज किया अपने आप को रिफ्रेश करने में, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। सर मेरी हॉबीज़ है सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग नॉवेल्स और गाना सुनना एक्सेट्रा। तो प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के बीच में क्योंकि 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं तो उनको मैनेज करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए इसमें अपने ब्रेन को रिजुविनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हॉबीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो इसलिए मैंने अपनी हॉबीज़ को पूरी तरह से बंद नहीं किया और उसको अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए यूज़ करती थी, तो इसे प्रिपरेशन और रिवीजन में बहुत हेल्प होता था। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने हॉबीज़ को बंद मत कीजिए और उसे अपना वीकनेस की जगह स्ट्रेंथ बनाइए। अपनी हॉबीज को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। इससे आपका पढ़ने में मन भी लगेगा और आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा, ये पक्की बात है। अमिता, आपने सोशल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। जाहिर है आपने अपने 15 मिनट्स रीडिंग टाइम का कुछ प्लान्ड वे में यूज किया होगा, तो वो 15 मिनट्स आपने कैसे यूज किया था? जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आपके जो आने वाले जो 3 घंटे का एग्ज़ाम है उस पर बहुत इफ़ेक्ट होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो मैप वर्क होता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, ये भी आप इसी समय डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा मार्क करना है और वो कहाँ कहाँ होगा। तो जब आप मार्क करेंगे तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम के बारे में अमिता ने 2 बड़ी बातें बताई। पहली ये कि आप क्वेश्चन पेपर को थॉरोली पढ़िए और हर क्वेश्चन के बारे में उसके आंसर के रूप में एक रफ आइडिया जरूर बना लीजिए अपने मन में। और दूसरी बात ये कि मैप वर्क आप यहीं पर डिसाइड कर लीजिए, देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, समझ लीजिए कि मैप में पूछा क्या गया है और वो कहां पे मार्क करना है और कैसे मार्क करना है। इस तरह से 15 मिनट्स रीडिंग टाइम का आप अच्छा यूज कर सकते हैं। अपने आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, अमिता इसके बारे में बताइए, आपने क्या किया था? तो क्वेश्चन पेपर का सीरियल ऑर्डर होता है, आप उसी ऑर्डर में आंसर स्क्रिप्ट में भी आंसर्स लिखिए और हर आंसर के बाद 2 लाइन छोड़िए, क्योंकि उससे फिर एक नीट रहता है आंसर स्क्रिप्ट और जो एग्जामिनर चेक कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन होगा। और आंसर लिखते वक्त आप 3 चीज़ों का ध्यान रखिए कि पहला आप एक इंट्रोडक्शन, एक लाइन लिखें और उसके बाद जो भी पॉइंट्स लिखने हैं वो, और उसके बाद एक कंक्लूजन लाइन। तो और अगर हम लोग पॉइंट्स की बात करें तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो मैंने किया था मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछ सकते हैं या 5 मार्क्स का पूछ सकते हैं, तो इसीलिए पढ़ते वक्त मैं हर क्वेश्चन का बुक में ही एटलीस्ट 5 पॉइंट मार्क करके रखती थी। 5 से ज़्यादा हो तो और बेहतर है, बट एटलीस्ट आप 5 पॉइंट मार्क करके रखिए और उनको पढ़ लीजिए,
ताकि जब 3 मार्क्स का पूछे तो आप उनमें से 3 लिख सकते हैं, या 5 मार्क्स का पूछे तो आप वो 5 लिख सकते हैं। तो इसमें एग्ज़ाम में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता आपके पॉइंट्स अगर प्रिपेयर्ड हो तो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप आंसर लिखते हैं तो आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दीजिए, पेन से या पेंसिल से, जो भी आपको ठीक लगे। और ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अंडरलाइन, एक बार आंसर कंप्लीट हो जाए तुरंत ही अंडरलाइन कर लीजिए। ये मत सोचिए कि पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद करेंगे, क्योंकि उसमें फिर कई बार सोशल का पेपर काफ़ी लेंथी होता है तो टाइम नहीं बचता। जब आपका पेपर ख़त्म हो जाए तो आप जो लास्ट के ब्लैंक पेजेस रहते हैं उनको कट कर दीजिए, और फ्रंट में जो भी आपके डिटेल्स आपने लिखे हुए रहते हैं उसको एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए। अमिता ने ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रखी कि ब्लैंक पेजेस को कट कर दीजिए और फ्रंट पेज पर जो आपके डिटेल्स हैं, जो आपने लिखे हैं, उनको एक बार थॉरोली जरूर चेक कर लीजिए ताकि कोई गलती ना हो जाए वहां पे। ये ध्यान रखना है इस बात का सभी को। अब आप ये बता दीजिए कि लास्ट में कम से कम कितना समय बचा लिया जाए और क्यों बचा लिया जाए। तो पेपर कंप्लीट होने के बाद अगर आप 10 मिनट तक बचा सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, बट अगर लेंदी हो तो 5 मिनट भी चलेगा, क्योंकि सोशल है तो इसमें चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट एटलीस्ट 5 मिनट आप ट्राई कीजिए कि आप बचा सकते हैं। और उसमें आप ये चेक कर लीजिएगा कि आप ब्लैंक पेजेस काटे हैं कि नहीं, जो पर्टिकुलर्स अपने बारे में सब ठीक लिखे हैं कि नहीं, सारे आंसर्स लिखे हैं कि नहीं। कभी कभार हम सोचते हैं कि एक आंसर के लिए कुछ गैप छोड़ के बाद में लिख लेंगे, तो वो फिर बाद में छूट ना जाए। और एक और ज़रूरी बात, आप ये भी इंश्योर कर लीजिए कि आपका मैप अच्छे से अटैच्ड है कि नहीं, क्योंकि कई बार हम लोग भूल जाते हैं मैप अटैच करना। अमिता सेनगुप्ता ने सोशल साइंस के प्रिपरेशन के बारे में, आंसर लिखने के बारे में, रिवीजन के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में जो भी बातें बताई, आप लोगों ने गौर से सुना, उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। इन्होंने सोशल साइंस में 100 स्कोर किया है। जाहिर है इनके तरीके इफेक्टिव रहे हैं और आप भी उनका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू अमिता, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए, सोशल साइंस के प्रिपरेशन के ऊपर डिस्कशन किया, और जो इस साल सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको मोटिवेट किया, उनके लिए तरीके बताए कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक बार अमिता को हम लोग फिर से धन्यवाद कहते हैं। थैंक्स अ लॉट अमिता। थैंक यू सर।